नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहरी नजर डालने वाली हैं जो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से निकली है। हाँ, एक ऐसे शख्स की कहानी जो इंजीनियर भी हैं, इनोवेटर भी और एक शिक्षा सुधारक भी, सोनम वांगचुक। और आज हम उनके जीवन और काम को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ उनके कामों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उनके सफर से क्या सीखा जा सकता है, जैसे सेकेमॉल स्कूल। हाँ, और वो बर्फ स्तूप वाला आइडिया। और उनकी हाल की जो सक्रियता है उस पर भी बात करेंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे कोई व्यक्ति पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस को मिलाकर लोकल चुनौतियों के हल ढूंढ सकता है। हाँ, और वो जो 3 इडियट्स वाली बात है, फुनसुक वांगडू। हाँ, कई लोग उन्हें उससे जोड़ते हैं, हालांकि वो खुद शायद इस सीधी तुलना से बचते हैं। उनकी असली कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कहाँ से शुरू करें? उनके बचपन से? हाँ, वहीं से। 1 सितंबर 1966 लेह जिले का एक छोटा सा गांव, सोनम वांगचुक का जन्म। कहानी शुरू से ही थोड़ी हटके है। हटके कैसे? सोचिए जरा, 9 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं गए। क्या 9 साल तक? क्यों? क्योंकि गांव में स्कूल था ही नहीं। उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। अच्छा। किस भाषा में? उनकी अपनी मातृभाषा लद्दाखी में। और शायद यही वो अनुभव था जिसने उनके मन में शिक्षा के वो स्थानीय जुड़ाव की नींव डाली। लेकिन फिर स्कूल तो गए होंगे। हाँ, 9 साल की उम्र में श्रीनगर के एक स्कूल में दाखिला हुआ और यहीं से असली चुनौती शुरू हुई। चुनौती किस तरह की? देखिए, वो माहौल एकदम नया था। वो अलग दिखते थे, भाषा नहीं समझते थे। तो अक्सर उन्हें ना समझा जाता था। वो खुद कहते हैं कि वो उनके जीवन का सबसे अंधकारमय दौर था। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। एक बच्चा, नई जगह, अनजान भाषा, और ये महसूस करना कि कोई उसे समझ नहीं रहा। बिल्कुल। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। तभी तो 1977 में सिर्फ 11 साल की उम्र में क्या किया उन्होंने? वो अकेले दिल्ली भाग गए। अकेले 11 साल की उम्र? हाँ, हिम्मत देखिए। शायद उस सिस्टम के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था ये। वहां फिर विशेष केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लिया। और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सुना है वो भी आसान नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। NIT श्रीनगर से 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। पर दिलचस्प बात यह है कि पिता चाहते नहीं थे कि वो इंजीनियरिंग करें। अच्छा, तो फिर? तो मतभेद हुआ और उन्होंने अपनी पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठाया, ट्यूशन पढ़ाकर, दूसरे काम करके। कमाल है। ये तो शुरू से ही उनकी वो आत्मनिर्भरता दिखाता है। सही कहा। और बाद में 2011 में उन्होंने फ्रांस से मिट्टी की वास्तुकला यानी अर्धन आर्किटेक्चर में भी 2 साल की पढ़ाई की। तो ये सारे अनुभव, बचपन का संघर्ष, भाषा की दिक्कत, खुद अपनी राह बनाना, ये सब कहीं ना कहीं उनके बाद के कामों की जमीन तैयार कर रहे थे। हाँ, लगता तो यही है। वो स्कूल वाले बुरे अनुभव सिर्फ यादें नहीं थे, वो एक चिंगारी थी जिसने वांगचुक के मन में बदलाव की इच्छा जगाई। उन्हें समझ आया होगा कि बाहर से थोपी गई शिक्षा प्रणाली लद्दाख जैसे इलाके के लिए कितनी बेकार हो सकती है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ इंजीनियरिंग के ठीक बाद 1988 में उन्होंने अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक मूवमेंट शुरू किया। सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। हाँ, सेकमॉल। मकसद साफ था, उन स्टूडेंट्स की मदद करना जिन्हें मौजूदा एजुकेशन सिस्टम फेलियर मान लेता था। जो बच्चे पिछड़ रहे थे। हाँ, वांगचुक और उनके साथियों का मानना था कि गड़बड़ बच्चों में नहीं, सिस्टम में है। सिस्टम उनकी जरूरतों, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को नहीं समझ पा रहा था। और सेकमॉल सिर्फ एक क्या कहते हैं, कोचिंग सेंटर जैसा नहीं बना है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं आगे गया। 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू हुआ। हाँ, जिसमें सरकारी स्कूलों को सुधारा गया। हाँ, सरकार, गांव वाले, सिविल सोसाइटी, सबने मिलकर काम किया। लेकिन सेकमॉल कैंपस तो अपने आप में एक इनोवेशन है। वो कैसे? सुना है बहुत अलग है वो जगह। बहुत अलग। पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलता है। खाना पकाने, लाइट जलाने या सर्दियों में गर्म रखने के लिए कोई फॉसिल फ्यूल नहीं। जीरो फॉसिल फ्यूल। कमाल है। और बना कैसे है? पारंपरिक लद्दाखी तकनीक और मिट्टी से, जिसे रैम्ड अर्थ कहते हैं, और साथ में पैसिव सोलर डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। ये पैसिव सोलर डिजाइन क्या होता है? आसान शब्दों में समझाएंगे? बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन करना कि वो सूरज की रोशनी और गर्मी का बिना किसी मशीन के ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। जैसे सर्दियों में दिन की गर्मी अंदर कैद हो जाए ताकि रात में भी गर्मी रहे, और गर्मियों में सीधी धूप अंदर ना आए,
ताकि ठंडक बनी रहे। अच्छा, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। बिल्कुल, और नतीजा, सिकमॉल की बिल्डिंग्स बाहर जब -30 डिग्री सेल्सियस होता है, -30? हाँ, तभी अंदर स्टूडेंट्स के लिए आरामदायक तापमान बनाए रखती हैं, बिना हीटर के। ये तो सचमुच इनकलाबी है। ये सिर्फ पढ़ाना नहीं, ये तो जीने का एक टिकाऊ तरीका सिखाना हुआ। सही पकड़ा। सिकमॉल का असली जादू यही है। ये दिखाता है कि सस्टेनेबल लिविंग कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक ज्यादा समझदार तरीका है जीने का। और इसी डिजाइन को 2016 में इंटरनेशनल टेरा अवार्ड भी मिला था। शिक्षा के अलावा भी तो उनकी और भूमिकाएं रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो लद्दाख हिल काउंसिल में एजुकेशन एडवाइजर रहे। लद्दाख स्मेलॉन्ग नाम की एक मैगजीन शुरू की। अच्छा, लद्दाख की अकेली प्रिंट मैगजीन थी शायद वो उस वक्त। हाँ, फिर लद्दाख विजन डॉक्यूमेंट 2025 बनाने वाली कमेटी में थे। शिक्षा और पर्यटन नीति पर काम किया। नेशनल लेवल पर भी शिक्षा से जुड़ी कमेटियों में रहे। यानी उनका सरोकार सिर्फ अपने स्कूल तक नहीं था, वो पूरे लद्दाख के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। बिल्कुल। सेकोम ने दिखाया कि शिक्षा को जमीन से कैसे जोड़ें। लेकिन वांगचुक का इनोवेशन यही नहीं रुका। उन्होंने प्रकृति की चुनौतियों को ही समाधान में बदल दिया। बर्फ स्तूप शायद उनका सबसे मशहूर इनोवेशन। हाँ, बर्फ स्तूप, ये सच में एक अद्भुत आइडिया है। देखिए, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। हाँ, पानी की कमी रहती है वहाँ। रहती है, लेकिन दिक्कत थोड़ी अलग है। सर्दियों में ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी नदियों में बहकर बेकार चला जाता है। उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता। और फिर गर्मियों की शुरुआत में जब किसानों को खेतों के लिए पानी चाहिए होता है, तब नदियां सूखने लगती हैं, पानी की किल्लत हो जाती है। ओह, ये तो बड़ी समस्या है। तो बर्फ स्तूप इसे कैसे हल करता है? ये एक तरह का आर्टिफिशियल ग्लेशियर है। सर्दियों में नदी के पानी को पाइप से थोड़ी ऊंचाई पर ले जाते हैं और फवारे की तरह हवा में छोड़ते हैं। कड़ाके की ठंड होती है, -20 डिग्री या उससे भी कम। तो पानी जम जाता होगा। हाँ, हवा में ही जम जाता है और धीरे धीरे नीचे गिरकर एक बड़े कोन या स्तूप जैसा बर्फ का ढेर बन जाता है। अच्छा, और ये बर्फ पिघलती कब है? यही तो खास बात है। ये बर्फ का विशाल ढेर धीरे धीरे पिघलता है और इसका पानी वसंत के आखिर और गर्मियों की शुरुआत तक मिलता रहता है। ठीक उसी वक्त जब किसानों को पानी चाहिए। बिल्कुल, ये प्रकृति के ही साइकिल को थोड़ा सा एडजस्ट करके पानी बचाने का एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है। 2014 में जो पहला प्रोटोटाइप बनाया था, वो करीब 1.5 लाख लीटर पानी जमा कर सकता था। ये तो कमाल है। मतलब प्रकृति से ही सीखा और उसी के साथ मिलकर समाधान निकाला। क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित रहा? नहीं, इसकी क्षमता को और जगह भी समझा गया। जैसे 2015 में फुकताल नदी में लैंडस्लाइड से बनी झील से खतरा था। वांगचुक ने साइफॉन तकनीक का सुझाव दिया पानी निकालने के लिए। क्या वो माना गया? जानकारी के मुताबिक उस पर अमल नहीं हुआ और बाद में बाढ़ आई। लेकिन 2016 में सिक्किम में एक खतरनाक झील का लेवल कम करने के लिए इसी साइफन तकनीक का इस्तेमाल सफलतापूर्वक किया गया। अच्छा। और तो और स्विट्जरलैंड ने भी उन्हें अपने यहाँ पर्यटन के लिए बर्फ स्तूप बनाने को बुलाया। क्या बात है, यानी एक लोकल समस्या का समाधान ग्लोबल प्रेरणा बन गया। हाँ, और ये उन सभी पहाड़ी इलाकों के लिए उम्मीद जगाता है जो क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उनका एक और इनोवेशन भी तो है, वो सोलर टेंट वाला। हाँ, सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल टेंट। ये उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के लिए बनाए। कब? हाल ही में? फरवरी 2021 में। ये उन सैनिकों के लिए हैं जो लद्दाख जैसी बेहद ठंडी ऊंची जगहों पर तैनात रहते हैं, जहां तापमान बहुत गिर जाता है। हाँ, -30 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे। ये टेंट दिन में सूरज की गर्मी सोख लेते हैं और रात में? और रात में उसी गर्मी से अंदर करीब 10 सैनिकों को गर्म रखते हैं। कहते हैं कि उन्हें इसकी प्रेरणा तब मिली जब उन्हें पता चला कि करीब 50,000 सैनिक ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में देश सेवा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सच्चा इनोवेशन जमीनी जरूरतों से कैसे जुड़ता है, उन लोगों के लिए जो इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। बिल्कुल, उनके सारे काम सका मॉल हो, बर्फ स्तूप हो, सोलर टेंट हो, सब एक ही सोच दिखाते हैं। लोकल ज़रूरतों को समझो, प्रकृति से सीखो, पारंपरिक ज्ञान को सम्मान दो और उसे मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर सरल, टिकाऊ और असरदार हल निकालो। सकमॉल ने स्कूली शिक्षा में तो बदलाव लाया, क्या उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ ऐसा ही सोचा? हाँ बिल्कुल, सकामॉल के अनुभव से ही प्रेरणा लेकर उन्होंने गीतांजलि जे अंगमो के साथ मिलकर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIL की स्थापना की। HIL, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? उन्हें लगा कि जो पारंपरिक यूनिवर्सिटीज हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में, वो असल जिंदगी की जरूरतों से कट सी गई हैं।
वो ऐसी डिग्रियां दे रही हैं जिनका लोकल समाज या पर्यावरण के लिए ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो HIL का नजरिया क्या है? वो ऐसी हायर एजुकेशन देना चाहते हैं जो सस्टेनेबिलिटी पर आधारित हो। मतलब किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल पर जोर। बिल्कुल। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। छात्र वहां लोकल समस्याओं पर काम करते हैं, पानी, खेती, ऊर्जा, टूरिज्म, और उनके हल ढूंढते हैं। हाँ, ये युवाओं को लद्दाख जैसे माहौल में ही फलने फूलने के लिए तैयार करता है, ना कि उन्हें शहरों की तरफ जाने के लिए। तो ये एक तरह से सेकेमॉल वाली सोच को ही हायर एजुकेशन लेवल पर ले जाला हुआ। शिक्षा जो जड़ों से जुड़ी हो, समस्याओं का हल करे, सिर्फ डिग्री ना दे। सही कहा। लेकिन सोनम वांगचुक का काम सिर्फ शिक्षा और इनोवेशन तक ही नहीं है। उनका एक और जरूरी पहलू है उनकी सक्रियता। हाँ, एक्टिविज्म। और ये भी सीधे लद्दाख के पर्यावरण और भविष्य से जुड़ा लगता है। बिल्कुल, ये उनके काम का एक जरूरी हिस्सा है। 2013 में उन्होंने न्यू लद्दाख मूवमेंट NLM शुरू करने में मदद की। ये क्या था? ये सस्टेनेबल एजुकेशन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर फोकस करने वाला एक सामाजिक अभियान था। बाद में ये नॉन पॉलिटिकल हो गया। फिर 2020 में जब भारत-चीन सीमा पर वो तनाव हुआ था, हाँ, तब उन्होंने एक अपील की थी भारतीयों से वॉलेट पावर इस्तेमाल करने की, मतलब चीनी सामान का बहिष्कार करने की। इस अपील को काफी तवज्जो मिली थी मीडिया में। हाँ, मिली थी। और हाल के सालों में उनकी सक्रियता का मुख्य फोकस रहा है लद्दाख की स्वायत्ता और संवैधानिक सुरक्षा, यानी ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। हाँ, जनवरी 2023 में उन्होंने खारदुंगला पास पर उपवास करने की कोशिश की। किस लिए? क्लाइमेट चेंज के असर को हाईलाइट करने और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के तहत लद्दाख के लिए सुरक्षा मांगने के लिए। ये 6ठी अनुसूची क्या है, थोड़ा समझाएंगे? 6ठी अनुसूची संविधान का एक प्रावधान है जो कुछ आदिवासी बहुल इलाकों को स्वायत्त प्रशासनिक अधिकार देता है। अच्छा। जैसे अपनी जमीन, जंगल, रीति रिवाज, संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। वांगचुक और कई लद्दाखी लीडर्स का मानना है कि लद्दाख की नाजुक इकोलॉजी और अनोखी संस्कृति को बाहरी असर से, खासकर बड़े उद्योगों और माइनिंग से बचाने के लिए ये जरूरी है। तो उस उपवास का क्या हुआ जो वो खारदुंगला पर करने वाले थे? जानकारी के मुताबिक उन्हें कथित तौर पर घर में नजरबंद कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया। उनका कहना था कि कड़ाके की ठंड, मतलब -40 डिग्री तापमान की वजह से उन्हें खारदुंगला जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन विरोध तो जारी रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। मार्च 2024 में उन्होंने इन्हीं मांगों के लिए 6ठी अनुसूची, राज्य का दर्जा और लद्दाख को औद्योगिक शोषण से बचाने के लिए आमरण अनशन शुरू किया। आमरण अनशन? हाँ, जिसे उन्होंने क्लाइमेट फास्ट कहा। ये 21 दिन चला। 21 दिन? हाँ। फिर सितंबर-अक्टूबर 2024 में उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च करने की कोशिश की। दिल्ली तक पैदल? हाँ, लेकिन दिल्ली में उन्हें हिरासत में ले लिया गया, बाद में रिहा कर दिया गया। और जो सबसे ताज़ा घटना है वो उनकी गिरफ्तारी की है। हाँ, उपलब्ध जानकारी यही कहती है कि सितंबर 2025 में राज्य के दर्जे के लिए हुए प्रदर्शनों के बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। NSA? ये तो काफी सख्त कानून है। हाँ, आरोप ये था कि उन्होंने भड़काऊ बयान देकर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ उपलब्ध स्रोतों से मिली जानकारी बता रहे हैं, बिना किसी का पक्ष लिए। बिल्कुल, तथ्यों को वैसे ही रखना जरूरी है जैसे वो दर्ज हैं। ये सक्रियता उनके पूरे काम से जुड़ी हुई लगती है, लद्दाख की जमीन, पर्यावरण, लोगों के अधिकार, इन सब की चिंता। और इस सक्रियता के जड़ में वही 6ठी अनुसूची की मांग दिखती है, जिसे लद्दाख के भविष्य को सुरक्षित रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सही कहा। और उनके इस बहुआयामी काम को दुनिया भर में पहचान भी मिली है। कौन कौन से अवार्ड्स मिले उन्हें? कई बड़े अवार्ड्स हैं। 2018 का रेमन मैगसेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। हाँ, फिर 2016 का रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, 2017 का ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, 2002 की अशोका फेलोशिप। ये सब उनके काम के असर को दिखाते हैं, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में। और वो 3 इडियट्स वाला कनेक्शन, फुनसुक वांगडू। हाँ, फिल्म में आमिर खान के किरदार की प्रेरणा उन्हें ही माना जाता है। अक्सर उन्हें असली फुनसुक वांगडू कहा जाता है। लेकिन वो खुद इस तुलना से सहमत नहीं है शायद। हाँ, जानकारी यही है, शायद इसलिए कि उनका काम और जिंदगी उस किरदार से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। लेकिन ये भी सच है कि उस कनेक्शन ने उनके विचारों को और लद्दाख की कहानी को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जरूर। इसमें कोई शक नहीं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कई रूप हैं।
हाँ, वो एक जमीनी इंजीनियर है जो बर्फ स्तूप और सोलर टेंट जैसी चीजें बनाते हैं। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद हैं जिन्होंने सेकामॉल और आयाल जैसे संस्थान बनाए। और वो एक एक्टिविस्ट भी हैं जो अपने घर लद्दाख के पर्यावरण और अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इन सब को जोड़ने वाली एक ही धुरी है, स्थानीय चुनौतियों के लिए स्थानीय, व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान खोजना। वो पारंपरिक ज्ञान को खारिज नहीं करते, बल्कि उसे विज्ञान के साथ मिलाते हैं। हाँ, और बनी बनाई व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं, चाहे वो शिक्षा हो या रिसोर्स मैनेजमेंट। उनका पूरा जीवन और काम इसी फलसफे का प्रतीक है। तो आज की ये बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। हाँ, और वो सवाल ये है, जिस तरह सोनम वांगचुक ने लद्दाख की खास चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक समझ और आधुनिक इनोवेशन का एक क्या कहते हैं संगम बनाया, हाँ। क्या दुनिया के दूसरे हिस्से जो इसी तरह की पर्यावरणीय, शैक्षिक या सामाजिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं, वो लद्दाख के इस अनुभव से और वांगचुक जैसे लोगों की पहल से कुछ सीख सकते हैं? क्या वहां भी ऐसे ही स्थानीय समाधान खोजे जा सकते हैं? एक विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे लोकल ज्ञान और नई सोच मिलकर हमारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए धन्यवाद।